हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 की सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर को। और यहाँ पर हम इसे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर की क्वायरीज थी कि सर इसके ऊपर आप एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो इसका लिंक जो है वो आपको हमारी PDF में, जो कि आपको टेलीग्राम या व्हाट्सअप के माध्यम से मिलता है, वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें समझनी है, जो चीज़ हमें देखनी है, वो है क्लास 11th की सेकेंड बुक। अब क्लास 11th में एज वी ऑलरेडी नो, हम सबको पहले से पता है कि हमारे सिलेबस में दो किताबें हैं। पहली वाली जो आपकी किताब थी उसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे थे, पहले उसको एक बार देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, और उसके बाद हम सेकेंड बुक की तरफ यानी कि हमारे पहले चैप्टर की तरफ चले। तो फर्स्ट बुक जो थी वो आपकी रिलेटेड थी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसे हम IGP कहते हैं, और जिसमें बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। किसको पढ़ा? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, संविधान को पढ़ा, भारतीय राजनीति में किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं इनको पढ़ा, हमारा संविधान हमें किस तरीके की और क्या फ्रीडम देता है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने हमारी फर्स्ट बुक में पढ़े। अब ये देखो, आपकी जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक की अगर कोई बात करूं तो इसमें हम बेसिकली थ्योरीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? थ्योरीज की बात करेंगे, यानी कि सिद्धांत की बात करें। तो यहाँ पर बुक का नाम क्या है? राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है, मैंने आपको हमेशा बताया है बुक में भी कि पहला चैप्टर जो होता है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है। उसमें हम क्या बात करते हैं? इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। और हमारा जो लास्ट चैप्टर होता है वो एक तरीके से कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है पूरी किताब का। तो हमारी जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत, हम उसमें विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ेंगे वैश्विक स्तर पर। यहाँ पर हम अलग अलग विचारकों को पढ़ेंगे, अलग अलग थिंकर्स को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे कि वो इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा अगर दूँ कि कोई भी एक चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्लास है, ये हाफ जो है वो पानी से भरा हुआ, तो किसी के दृष्टिकोण में क्या हो सकता है कि भाई इसमें आधा पानी है, किसी के दृष्टिकोण में क्या हो सकता है कि ये आधा खाली है, किसी के दृष्टिकोण में हो सकता है कि ये एक मामूली सा ग्लास है और इसमें पानी है। तो ऐसे ही किसी भी विषय पर अलग अलग विचारक जो हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने समय के अकॉर्डिंग उस पर अपने विचार देते हैं। उन्हीं सब विचारों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा सभी को? अब देखिए, यहाँ पर आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें पहला क्या डिस्कशन कर रहा है कि राजनीतिक क्या। अब ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, हमें ये पढ़ना है। और राजनीतिक बनाम राजनीतिक सिद्धांत, तो राजनीति का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स। और राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी। की क्या इसमें कोई डिफरेंस है या ये दोनों एक जैसे ही हैं? क्लियर है? उसके बाद लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे सिलेबस में इसे क्यों ऐड किया गया है। इन सब बातों पर हम आज क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्लियर है बेटा सभी को? थोड़ा तेज बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहला ही हमारा जो टॉपिक आएगा उसको देख लेते हैं। जब आप इसको YouTube पर देखना चाहेंगे अगर, तो आप यहाँ पर एक लिंक दे रखा है जो PDF मैं आपके साथ सेंड करता हूँ, उस PDF में भी आपको ये लिंक मिलेगा। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो जो क्लास हम यहाँ पर ले रहे हैं वो क्लास आपको डायरेक्टली YouTube पर भी देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? देखिए, आपकी बुक है उसका कवर पेज है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कवर पेज है, और कवर पेज में क्या लिखा हुआ है? अध्याय 1 दिख गया? इस कवर पेज में आपको दिख गया क्या लिखा हुआ है? अध्याय 1। और अध्याय का नाम क्या है? राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी छोटी डिस्कशन है जो कि कुछ बच्चे कर रहे हैं। इन डिस्कशन से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला बच्चा जो है वो आती ही जैसा है, और वो कह रहा है, अब वो परेशान है कि भाई मैं पहले इतना पढ़ चुका हूँ, अब एक किताब और मुझे पढ़ने को मिल रही है।
देखो पहला विषय क्या कह रहा है, लीजिए एक और किताब याद कीजिए। अब ये देखो बच्चों की समस्या है, आपकी भी समस्या है ना, पहले सिलेबस तुम्हें ज़्यादा, अब वो बच्चे भी परेशान हैं। वो क्या कह रहा है कि भाई एक तो पढ़ ली, एक अभी ख़त्म ही करी और दूसरी भी आ गई। दूसरा कह रहा है लेकिन हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो हमसे जुड़ी है। तो ये वाली ये किताब है जो हमने पहले बुक में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, संविधान पढ़ा। अब उन सब वो चीज़ें आई कहाँ से संविधान में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वो ये लड़की कह रही है थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब यहाँ पर मैडम जी भी कुछ कह रही, मैडम जी कह रही कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए यहाँ टक्षक कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 के लिए दिए गए बॉक्स में सुकरात के विषय को पढ़ें। तो यहाँ पर ये जो सुकरात है ये कौन है, एक थिंकर है, एक विचारक। कई बार आपके साथ सवाल भी पूछा जाता है, तो एक ऑर्डर है उसको आप समझ लीजिए। आप याद रखेंगे स्पा, SPA, क्या याद रखेंगे, स्पा। स्पा जहाँ पर हम अपने बॉडी ट्रीटमेंट के लिए जाते है ना, स्पा होता है उसको। तो यहाँ पर S से क्या है, सुकरात, S से क्या है, सुकरात, P से क्या है, प्लेटो, T से क्या है, प्लेटो, और A से क्या है, अरस्तु। तो ये तीनों नाम अगर आपको याद रखेंगे तो आप अगली क्लासेस में जाएंगे, आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो भी आपको इन सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सुकरात जी कौन से गुरु थे, ठीक है, प्लेटो क्या थे, उनके शिष्य थे, और प्लेटो के शिष्य क्या थे, अरस्तु। क्लियर है बेटा सभी को ये? यस सर। हम कह सकते हैं कि जो सुकरात है वो क्या थे, गुरु थे, उनके शिष्य कौन थे, प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु। तो आप अब जितना भी इन फ्यूचर पढ़ लेंगे उसमें आप ये तीन नाम जो हैं वो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम पहले इसको कंफर्म कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। अब इसमें देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या जा रहा है कि मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या है, मनुष्य दो चीज़ों के कारण औरों से और स्पीसीज से और प्रजातियों से क्या है, भिन्न है, अलग है। इसमें सबसे पहला क्या कह रहा है कि उसके पास विवेक होता है। विवेक का मतलब क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति है। उसके पास क्या है, सोचने समझने की शक्ति है, और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करके योग्यता होती है। तो आपके पास क्या है, एक जानवर के पास एक स्पीच नहीं, वो अपनी बात बता नहीं सकता, लेकिन व्यक्ति जो है वो विवेकी है, उसको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसी मामले में मनुष्य क्या है, अद्वितीय है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता है। संवाद का मतलब यहाँ में क्या बेटा, वाद विवाद। संवाद का मतलब क्या है, वाद विवाद। एक बच्चा है वो अपनी माँ से कह सकता है कि भाई मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दो। एक दोस्त है उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बता सकता है कि मुझे चोट लग गई है, मुझे हॉस्पिटल लेगा। तो ये जो भाषा है और ये जो विवेक है, ये दो चीज़ें मनुष्य को क्या बनाती है, अद्वितीय बनाती हैं, और प्रजातियों से और लोगों से अलग बनाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट भी करते चलेंगे। इसका जो PPT है वैसे तो मैं आपको भेज दूंगा, PDF भेज दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसे साथ ही साथ नोट भी करते चलिए। आगे बढ़ जाए बेटा। यस सर। चल, इसके बाद देखिए दूसरी स्लाइड में यहाँ पर कुछ और चर्चा की गई है जो कि मनुष्यों से ही संबंधित है, मानव से ही संबंधित है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि राजनीति सिद्धांत की जड़ें जो हैं वो कब से। तो लगभग 2800 वर्षों पुराना ये इतिहास है। जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, राजनीति को पढ़ते हैं, तो इसका इतिहास कितना पुराना है, 2800 वर्षों पुराना है। और इतना ही मानव का इतिहास है। मानव जब एक सिविलाइज समाज में रहने लग गया, एक सभ्य समाज में रहने लग गया, तो उसका जो एक इतिहास है वो 2800 वर्षों पुराना है। इस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, वो आपके MCQ में पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके पास MCQ में क्वेश्चन आ गया कि मानव इतिहास कितना पुराना है, तो आप कितना बताएंगे, 2800 वर्षों पुराना जो है वो मानव का इतिहास। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़ाव पहलुओं में होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। तो भाई हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हम अपने पॉलिटिकल नेचर में, अपने सोशल नेचर में देखते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आपको ये चैप्टर जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले है कि समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, कि हमारा ये जो समाज है, हमारी ये जो सोसाइटी है, इसे कैसे एकजुट होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है। जब तक आपके मन में ऐसे सवाल नहीं आते हैं
तब तक आप उनका आंसर फाइंड करने की भी कोशिश नहीं कर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है, यानी कि भी कौन सी सरकार जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी। अगला सवाल जो हमारे मन में आ सकता है कि क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है। ये हमने समानता वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसमें हमने एक रेड लाइट का एग्जांपल लिया था कि रेड लाइट में क्या होता है, एक तरफ का ट्रैफिक जाता है तो दूसरी तरफ का रुकता है, जब दूसरी तरफ का जाता है तो इधर का रुकता है। तो ये व्यवस्था कौन कर रहा है, ये सरकार कर रही है। तो सरकार क्या हमारी आज़ादी को सीमित करती है। एक तरीके से आप देखेंगे जो रेड लाइट पे खड़ा है उसकी आज़ादी तो क्या हो गई, सीमित हो गई, और जो चल रहा है उसकी आज़ादी क्या हो गई, उसे पूरी आज़ादी है। लेकिन दूसरे ही क्षण जब आप दूसरे विचारक की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये क्या है, समानता है, ताकि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य पर पहुंच सकें। नेक्स्ट हमारे में क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग में कि राज्य सत्ता को अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है, कि जो सरकार है वो हमें क्या देगी। भाई हमने सरकार चुनी है, भाई इलेक्टेड सरकार है, तो हमें क्या देगी। उसके बाद है नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी हो। तो देनदारी का मतलब क्या है कि एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक हमारी भी क्या है, कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और हमें एक नागरिक होने के नाते दूसरे नागरिक का भी ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है बेटा। तो ये सारे जब आपके मन में सवाल आएंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई हमारे को राजनीति विज्ञान में ये जो चैप्टर है ये क्यों पढ़ा है। क्लियर है बच्चे। आता आगे बढ़ जाएं इस पर पहले आप देखो, राजनीतिक सिद्धांत का अगर मैं सामान्य परिचय बोलूँगा तो वो ये, तो राजनीति जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी। सबसे पहला क्या है, राज और नीति। राज का मतलब क्या है, शासन करना, ठीक है ना, और नीति का मतलब है कि किस तरीके से होगा। ठीक है, राज का मतलब क्या होगा, शासन, और किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राज मतलब शासन, और नीति का मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। जहाँ पर जैसी ज़रूरत है वहाँ पर हमें वैसा काम करना, अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना ही राजनीति कहला। क्लियर है। यहाँ पे पहला वर्ड हमने क्या डिस्कस करा है, सिर्फ राजनीति। अब उसके बाद जो वर्ड आता है वो आता है सिद्धांत। देखिए एक बार अगर आप क्लियरली समझ जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो सिद्धांत को समझने के लिए आपके क्या समझना है कि कुछ बेसिक होना चाहिए। डिस्प्ले पे बाद में ले आएंगे, पहले एक बार इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। तो सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि कोई एक कार्य बार बार किया जाए और उसका परिणाम एक जैसा हो। क्या हो, कोई कार्य बार बार किया जाए और उसका परिणाम एक जैसा हो तो वो क्या हो जाता है, सिद्धांत। समझ में आई बात। कोई कार्य अगर हम बार बार कर रहे हैं और उसका परिणाम एक जैसा आए तो वो क्या हो जाएगा, सिद्धांत। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो परिणाम है वह एक जैसा हो। क्लियर है बेटा। परिणाम एक जैसा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 4। कोई भी कहीं भी करेगा तो 2 + 2 क्या होगा, 4। तो ये क्या होगा, एक सिद्धांत। 2 + 2 क्या बनेगा, एक सिद्धांत। आपके दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ कि अगर मैं किसी एक बच्चे को चांटा लगाता हूँ, एक बच्चे को चांटा लगाता हूँ तो उसका गाल क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अमेरिका में लगाऊंगा तो पीला होगा, वो भी क्या होगा, लाल हो। अफ्रीका में लगाऊंगा तो क्या होगा, लाल ही होगा, लेकिन उनकी स्किन काली होती है तो दिखेगा नहीं, बैंगनी सा लगेगा, लेकिन होगा वहाँ पर भी लाल। तो चांटा मारने की थ्योरी क्या होगी कि कहीं पर भी चांटा मारा जाएगा तो वो क्या होगा, काले बादल होंगे तो बारिश होगी। काले बादल जहाँ पर भी होंगे तो बारिश होगी, ये एक अजम्पशन है। ये क्या है, एक अजम्पशन है, या मान के चल रहे। जरूरी नहीं है कि बारिश होगी, लेकिन लगभग कह सकते हैं जहाँ पर भी काले बादल होंगे वहाँ बारिश होती ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सिद्धांत। तो पहला क्या हो गया, परिणाम एक ऐसा होगा तो उसे सिद्धांत कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल को हम क्या कहेंगे कि भाई वैश्विक हो, ठीक है ना, और उसको मान लिया जाए। क्या कर लिया जाए, मान लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है। वैश्विक का भी एग्जाम्पल हो गया। आप तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में कहीं पर भी चांटा मारेंगे या कहीं भी काले बादल आएंगे तो वो क्या होगी, बारिश।
लेकिन उसको क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, यानी कि सब लोग उसको माने भी। अब मान लो कि भाई अब पूरी दुनिया मान रही है 2+2 4 होके हैं, लेकिन भाई रशिया कह रहा है 2+2 6 हो, तो उन्होंने नहीं माना, मतलब आधा विश्व मान रहा है और आधा विश्व नहीं मान रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो सिद्धांत नहीं बना। क्लियर है बेटा? ऐसा ठीक है ना। जैसे आप देखो CO2, ये किसका फॉर्मूला है? कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 मिलेगा तो विश्व में कहीं पर भी मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट? तो ये सिद्धांत के लिए ये कुछ बेसिक है कि भाई सबसे पहले परिणाम एक जैसा होना चाहिए, वैश्विक होना चाहिए, और इसको क्या हो, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो कि सभी लोग इसको माने ही। सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा करना राजनीति कहला। भाई जिस जनता ने, जिस सरकार ने आपको चूज़ किया है, जिसने आपको चुना है, और अगर वो आपके जीवन को, आपके लाइफ स्टाइल को क्या कर रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है, उसे बड़ा कर रही है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, राजनीति कह सकते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर कह रहा है नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर। भाई कैसे बढ़ेगा, कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत एवं व्यवहार राजनीति कहलाता है। किस स्तर पर? नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, और नागरिक का मतलब क्या है, सभी। सब क्लियर है? अधिक संकीर्ण रूप में हम क्या कह सकते हैं कि शासन में पद प्राप्त करना और सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति कहलाता है। ये देखो, ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, आपको ये बात समझनी है। अगर आपसे पूछा गया राजनीति का सामान्य परिचय दे तो आप ये लाइन देखेंगे। अगर आपसे पूछा गया कि भाई छोटे में बताएं, संकीर्ण अर्थों में, छोटी सोच के हिसाब से हम किसको राजनीति कह सकते हैं, तो भाई पॉलिटिक्स में जाना, एक पद प्राप्त करना और उससे अपने आप को लाभान्वित करना ही क्या कहलाता है, राजनीति कहला। क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में बात करें, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो हम राजनीति किसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा है कि राजनीति का इतिहास जो है वो क्या है, बहुत प्राचीन है, कि प्राचीन है, जिसका विवरण विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो 2 टेक्सचर्स हैं जिन्हें आप किस नाम से जानते हैं, महाकाव्य और रामायण। अगर आपको भारत को समझना है, भारत की राजनीति को समझना है, तो आपको किसको देखना पड़ेगा, महाभारत और रामायण। ये 2 ग्रंथ हैं जिनसे हम किसी भी समाज की, या स्पेशली कहें भारतीय समाज की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि जिसका निर्माण विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। राजनीति की शुरुआत रामायण काल से भी अति प्राचीन है, यानी रामायण से भी पहले हम देखें तो राजनीति एग्जिस्ट थी। महाभारत महाकाव्य इसका सर्वाधिक विवरण देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखो वहाँ पर, अगर मैं बात करूँ महाभारत की, तो भाइयों के बीच में द्वंद्व हो रहा है, भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा है, और वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, किस लिए हो रहा है, तो राजनीति के लिए हो रहा है। क्लियर है बेटा? तो अब अगर मान लीजिए आपके परीक्षा में 2 नंबर का सवाल पूछा गया है कि भारतीय संदर्भ में राजनीति की चर्चा करें, तो आपको क्या लिखना है, ये वाला पॉइंट लिखना है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ना है। चल, अगला जो हमारा हेडर है वो है विचारकों के अनुरूप राजनीति, यानी कि अलग अलग जो विचारक हैं उन्होंने किस प्रकार राजनीति को परिभाषित किया है, किस प्रकार राजनीति को बताने का प्रयास किया है, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं अरस्तु। अभी मैंने आपको बताया था स्पा, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ठीक है? तो यहाँ पर अरस्तु क्या कहते हैं कि अरस्तु को ही राजनीति का जनक माना जाए। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स आएंगे, तो मैं थोड़ा सा श्रिंक करके आपको समझा देता हूँ ताकि आपको बेसिक पता लग जाए और आप उसको बेहतर वे में समझ पाए। तो अब आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे ना, वहाँ पर एक शब्द आएगा लैटिन या ग्रीक। क्या आएगा? लैटिन या ग्रीक। लैटिन शब्द या ग्रीक शब्द। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव देखेंगे तो जैसे हमने भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या बना रखी है, हिंदी। ठीक है? वैसे ही लैटिन और ग्रीक क्या है, किसी देश की भाषा होगी। क्या होगी? किसी देश की भाषा होगी। तो यहाँ पर वो जो देश है वो क्या है, एथेंस और स्पार्टा। क्या है? एथेंस और स्पार्टा। तो आप मैप में अगर ढूंढेंगे ना तो यूनान नाम का देश जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? यूनान को ही आज वर्तमान समय में हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीक के नाम से जानते हैं। ठीक है?
यूनान के दो शहर थे, एक था एथेंस और एक था स्पार्टा, ठीक है ना। तो एथेंस में जो भाषा बोली जाती थी उसे क्या बोला गया, लैटिन। क्योंकि अब यूनान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, ग्रीक, इसलिए ये दो शब्द आपको हमेशा आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पर देखने को मिले। क्लियर है। तो यहाँ पर एथेंस में जो भाषा बोली जाती थी उसे लैटिन भाषा बोला जाता था, और यहाँ पर ही हम क्या कह सकते हैं, जो जनक है वो भी कहाँ से संबंधित है, आपके यूनान से ही संबंधित। क्लियर है, इसमें कोई डाउट। आगे बढ़ जाएं, चले। तो अरस्तु को राजनीति का क्या माना गया, जनक माना गया। नेक्स्ट है ना, देखिए यहाँ पर हम हमारे देश में जो एक महान नेता हुए जिन्हें हम गांधी के नाम से जानते, आप लोग बापू भी कहते, महात्मा गांधी भी कहते हैं, तो उन्होंने टिप्पणी की कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। तो देखिए हर विचारक का, हर व्यक्ति का जो देखने का, सोचने का तरीका है वो क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है। क्योंकि गांधी के समय में हम गुलाम थे, हम सारी चीज़ों को देख रहे थे, तो गांधी ने जो अपना पर्सपेक्टिव बताया वो क्या बताया कि भाई राजनीति जो है वो एक सांप की तरह है, और सांप ने हमें क्या कर रखा है, कुंडली मार रखी है, और अब उसमें फंसे रहने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं। क्लियर है बेटा। तो अब इस तरीके का जो सवाल है वो आपसे कैसे पूछा जाएगा, अभिकथन और कारण वाला जो सवाल है वो ऐसी चीज़ों से ही पूछा जाता है। उसमें वो लिख देगा, पहला अभिकथन क्या है आपका, अभिकथन है कि अरस्तु को राजनीति का जनक कहा गया। कारण ने यहाँ पर लिख देगा, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा और उससे जूझने के सिवाय हमारे पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। अब आपको बताना है कि कथन ए कथन आर की सही व्याख्या करता है क्या, नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए आर का सही व्याख्या नहीं करता। क्लियर है बेटा। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट हम क्लास में डिस्कस करते हैं, यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि लोग राजनीति के विषय में नकारात्मक विचार आते हैं, यानी कि जब भी हम कहते हैं राजनीति कर रहा है, तो हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, हमारे साथ राजनीति कर रहा है, मतलब नकारात्मक है, वो हमारे साथ गलत कर रहा है। ठीक है ना। यह दुर्भाग्य है। हमें समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किसी भी समाज का अविभाज्य अंग है। अविभाज्य मतलब जिसको बांटा नहीं जा सकता है, जिसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि राज्य और राजनीति को अलग करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जब से शुरू है, जब से मानव का इतिहास शुरू हुआ है, तब से हम राजनीति को देख सकते हैं। नेक्स्ट है गार्नर। अब ये जो गार्नर है बेटा, ये भी क्या है, एक विचारक है। ये सारी चीज़ें आपको आपकी किताब में भी देखने को मिलेगी। तो गार्नर क्या है, एक विचारक है, और इन्होंने राजनीति के विषय में जो अपने विचार प्रकट करिए, तो वो क्या कहते हैं कि राजनीतिक शब्द का तात्पर्य उन क्रियाकलापों यानी कि वो कार्यों से है जिनका संबंध राज्य के मामलों में यथार्थ संचालन से है। यानी कि इसके बिना किसी भी राज्य को चलाना वो क्या है, अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होगा। ये किसने कहा है, गार्नर ने कहा। तो कई बार आपसे स्टेटमेंटल क्वेश्चन पूछ लेगा, ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि भाई ये विचार जो है ये किस विचारक के द्वारा दिए। तो वहाँ पे अरस्तु का नाम हो सकता है, महात्मा गांधी का नाम हो सकता है, गार्नर का हो सकता है, उदय कुमार हो सकता है। तो आपको किस पर क्लिक करना है, गार्नर पर क्लिक करना है। क्लियर है। उसके बाद है राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय किसी ढांचे के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। यानी कि जब तक कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर ना हो, तब तक कोई भी स्टेट जो है वो ठीक से नहीं चल सकता। क्लियर है पॉइंट की, जिसमें कोई डाउट है कि कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी समाज तभी तक अच्छे से चल सकता है जब उसमें क्या हो, कोई ना वो ये पॉलिटिकल ग्रुप हो, एक राजनीतिक संगठन हो, और ये संगठन क्या करेगा, सबके विषय में निर्णय लेगा, तभी कोई भी समाज रन करेगा। क्लियर है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं भाई पॉलिटिक्स के बारे में। राजनीतिक शब्द की जो उत्पत्ति है, राजनीतिक शब्द का जो जन्म है वो कहाँ से होता है। एड्रेस सीख रहा है बेटा सभी को। यस हाँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। भाई हिंदी में हम क्या कहते हैं, राजनीति, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स।
तो ये जो वर्ड है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि हमें एथेंस, लैटिन और ग्रीक के बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स शब्द है, जिसे हम हिंदी में राजनीति कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति यूनान शब्द के पॉलिस से। यूनान में एक शब्द था, क्या नाम था उसका, पॉलिस, जिसका अर्थ था नगर राज्य। अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी थी कि भाई यूनान नाम का एक देश था, ठीक है ना। यूनान में बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे, राज्य थे। क्या थे, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों को ही क्या बोला जाता था, नगर राज्य। क्या बोला जाता था, नगर राज्य, जिनमें से दो थे एथेंस और स्पार्टा, ठीक है ना। इन नगर राज्यों को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता था, पॉलिस। क्या कहा जाता था, पॉलिस। क्लियर है बेटा। ईसा के 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पॉलिस कहा जाता था, और जिसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर कर क्या बना दिया गया, पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति। यहीं पे देखो लिखा हुआ है, यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स रख दिया। यानी कि यहाँ पर इन राज्यों में जो भी काम होते थे, जो भी गतिविधियाँ होती थी, उन सबको क्या नाम दे दिया, पॉलिटिक्स। तो अब आपको पता लग गया कि भाई इस पर जन्म कहाँ से हुआ। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि पॉलिटिक्स शब्द का जो जन्म है, सबसे पहले यूज़ किसने किया, तो सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द को किसने यूज़ किया, एरिस्टोटल ने किया, अरस्तु ने इसका प्रयोग किया। क्लियर इसका, यहाँ से इसमें कुछ दिख रहा है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, विवरण करें, चर्चा करें, प्रकाश डालें। तो प्रकाश डालने में उसके ऊपर टॉर्च नहीं बना देनी है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है कि पॉलिटिक्स शब्द जो है ये यूनान से लिया गया। यूनान में नगर राज्य को पॉलिस कहा जाता है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पॉलिटिक्स हुआ, और उसका हिंदी अनुवाद के रूप में हम राजनीति के रूप में इसे जानते हैं। क्लियर है बेटा। यहाँ पर कोई डाउट, कुछ पूछना, बताना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।